नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आत्मनिर्भर भारत संवाद श्रृंखला के छठे अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता मलिक से साहित्य विषय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। आचार्य जी, हम यह जानना चाहते हैं कि विज्ञान और कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए? आखिर साहित्य क्या है और इसके ध्येय क्या है? इस प्रश्न को हम 3 स्तरों पर देखने की कोशिश करेंगे। पहला स्तर, जैसा आपने पूछा, साहित्य है क्या? दूसरा, साहित्य का ध्येय क्या है? और तीसरा, साहित्य किसे कहना चाहिए? क्या जो कुछ भी लिखा जाता है वो साहित्य है, या साहित्य कुछ भी लिखने के बावजूद क्यों नहीं रहता है, या कुछ भी लिख देने से क्या साहित्य हो जाता है? तो पहला जो प्रश्न है आपका, साहित्य क्या है, यह वैसा ही सवाल है जैसे कोई पूछे कि जीवन क्या है। जिस संसार में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, जिसकी परिस्थितियों से हम मुठभेड़ कर रहे हैं, जिन आनंदात्मक परिस्थितियों का हम लाभ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कोई पूछे कि ये जगत क्या है। सबके लिए अलग अलग प्रश्न होगा, लेकिन सबका उत्तर भी भिन्न होगा, और भिन्न होने के बावजूद भी हम उसमें से कुछ चीजें समान बिंदु चुन सकेंगे, जो समान बिंदु व्याख्यायित कर सकेंगे कि जीवन क्या है। इसी प्रकार साहित्य क्या है, एक बड़ा प्रश्न है। हमारी परंपरा में साहित्य के स्थान पर पहले काव्य अभिधान प्रचलन में था, यानी काव्य साहित्य का पर्यायवाची होता था। और काव्य की 2 श्रेणियां मानी जाती थी, 2 प्रकार से उसकी व्याख्याएं की जाती थी, एक श्रव्य और दूसरा दृश्य। श्रव्य के अंदर सभी आती थी, कथा, कहानी, आत्मकथा, पत्र लेखन, उपन्यास, सब कुछ। और दृश्य में नाटक, एकांकी या उससे संबंधित, जैसे हमने रूपकों के 10 भाग देखे हैं, संस्कृत में उपरूपकों के 18 विभाग हैं, तो वो सब दृश्य के अंदर आते थे। इसी प्रकार एक और श्रेणी की जाती थी जो एक शास्त्रीय विधान करती थी, जिसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं, और जिसमें साहित्य की समस्त सिद्धांत का विवरण दिया जाता है। और दूसरा जो प्रकार होता है वो रचनात्मक, सृजनात्मक होता है, जहां हम कथा लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, आख्यायिका लिखते हैं, कविता लिखते हैं, आलेख लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले आचार्य शुक्ल से प्रारंभ करती हूँ। आचार्य शुक्ल इस प्रश्न का उत्तर साहित्य क्या है देते हैं कि साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। देखिए, अगर हम इस शरीर को बिंब मान ले तो प्रतिबिंब यानी जो मिरर में दिखाई देता है, शीशे में दिखाई देता है, यानी साहित्य जनता। अब जनता को भी परिभाषित किया जा सकता है, अपेक्षाकृत जिसके कुछ संस्कार है, जो शिक्षित भी है, प्रशिक्षित भी है, वो जनता है। तो उस जनता की समवेत चित्त वृत्ति, इसलिए संचित कहा है। संचित शब्द जो है वो समवेत जनता का प्रतीक है। कोई 2 व्यक्ति या कोई छोटा सा समूह कहने लग जाए जो हम लिख रहे हैं वही साहित्य है, आचार्य शुक्ल इस बात से इनकार करेंगे। वो कहते हैं जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है साहित्य। तो ये संचित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और जनता बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार प्रेमचंद, उन्हीं के युग में बहुत बड़े कथाकार, विश्व के माने हुए कथाकार। आज भी जो पुस्तक मेला होता है, सबसे अधिक पुस्तकें अगर किसी कथाकार की बिकती है, किसी लेखक की बिकती है, तो प्रेमचंद की ही बिकती है। वो कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है, और आलोचना हम जानते हैं आ उपसर्ग, लुच धातु और न प्रत्यय से बनता है आलोचना। तो इस आलोचना में समीक्षा यानी सामंजस्य, यानी संतुलन, यानी जीवन दृष्टि की सम्यकता निहित है।
प्राचीन काल से अगर हम देखें तो सबसे पहले भामा की परिभाषा हमें मिलती है जो बहुत व्यापक है, जहां भामा कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का सहित भाव, सहित भाव, सामंजस्यपूर्ण भाव, संतुलित भाव, भावात्मक दृष्टि से भी, व्यंजनात्मक दृष्टि से भी, आलंकारिकता से भी, रसात्मक दृष्टि से भी। और शब्द क्या है? जो ब्रह्म का प्रतीक है। अर्थ क्या है? जो उस शब्द से निश्चित होता है। जैसे पर्वत के किसी छिद्र से जलधारा निकलती है, ऐसे ही शब्द से अर्थ निकलते हैं। उस जलधारा के अपने मायने होते हैं। वो जलधारा अपनी एक सीमा तय करती है, उसको कहाँ तक जाना है, कितना पाठ उसको घेरना है, कैसे कैसे किन किन पथों से उसको गुजरना है। ऐसे ही अर्थ की अपनी एक पूरी यात्रा होती है। तो शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का जहाँ सहित भाव होता है वहाँ साहित्य होता है, वहाँ काव्य होता है। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे चलकर विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का सहित भाव भी हो सकता है। अगर उसमें रसमयता नहीं है, साधारणीकरण उससे नहीं होता रस का, यानी आस्वाद नहीं कर पाता प्रमाता उस बात का जो कही गई है, तो वो साहित्य की श्रेणी में परिगणित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ एक और तत्व जुड़ जाता है जो संप्रेषणीयता ही नहीं बल्कि संप्रेषणीयता का परिणाम यानी आत्मसात करने को भी साहित्य के भाव से जोड़ देता है। ऐसी विश्वनाथ की जो बड़ी परिभाषा है उसके कुछ की शब्द हैं, की वर्ड्स हैं जो बहुत व्याख्येय हैं और जो साहित्य की विस्तृति को, व्यापकता को, गहनता को, उदात्तता को, उदारता को, साहित्य की आकाश धर्मिता को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे वो कहते हैं सत्वोद्रेकाद खंड स्व प्रकाशानंद चिन्मयः, यानी सत्व के उद्रेक से अखंड रूप में स्व प्रकाशानंद, जो स्वयं में प्रकाश युक्त है, आनंददायी है और चिन्मय यानी चेतना युक्त है, ऐसी अनुभूति जहां निश्चित होती है वो साहित्य है। अब ये सारे कीवर्ड जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याख्येय है कि सत्व का जब उद्रेक होता है, जैसे मिल्टन कहते हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी बहुत ही सशक्त भावों का स्फुरण जब होता है, उच्छलन जब होता है, तब वो निस्थिति होती है और उससे जो निस्थिति से अनुभूति होती है प्रमाता को, श्रोता को, दर्शक को, वो उस बात को समझता है, आत्मसात करता है, वो साहित्य है। तो ये साहित्य के गुण है सत्व धर्मिता, अखंड अनुभूति की अखंडता, स्व प्रकाशानंदता यानी स्व प्रकाश, अपने ही प्रकाश में अपनी ही दीप्ति से दीपित, और आनंददायिनी, और आनंददायिनी है तो कैसी चेतना युक्त यानी सुलाने वाली नहीं, एक आनंद सुलाता भी है, सुषुप्ति को भी लाता है, लेकिन साहित्य कैसा आनंद देता है जो चेतना युक्त है, जो जागृत करता है, जो भावों का उद्रेक करता है, इसीलिए उसको लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कहा जाता है। तो ये साहित्य है जिसको आगे चलकर जगन्नाथ भी कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो यानी जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द है वही काव्य है, वही साहित्य है। और रमणीयता की सहितेन मतलब मनुष्य के हित से जो उसका जुड़ाव है वो अनिवार्यता है, उसको नहीं टाला जा सकता। यानी हमारे यहाँ साहित्य क्या है जो किसी भी रूप में मनुष्यता का हित करता है। सहितेन लिखितम इति साहित्यम, यानी जो हित के साथ लिखा गया है, मानव हित के साथ लिखा गया है, मनुष्य को और अधिक उदार उदात्त बनाने के लिए लिखा गया है, मनुष्य के भावों का प्रांजन करने के लिए, उनको मांजने के लिए, मंजन करने के लिए लिखा गया है,
मनुष्य के भावों को और अधिक व्याप्ति देने के लिए जो लिखा जाता है वो साहित्य है। अब साहित्य का उद्देश्य, जो ध्येय आप बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि हम कॉमर्स और विज्ञान के विद्यार्थी भी साहित्य क्यों पढ़ें और क्यों हमें पढ़ाया जाता है। हमें भाई फाइनेंस कंपनीज में बैठना है, फाइनेंस के मैटर्स को देखना है, हमें प्रमोट करना है चीज़ों को। तो इसी प्रमोशन से मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि कैसे, जैसे विवा कंपनी है एक, जो खाने की चटनियाँ बनाती है, अचार बनाती है, हाँ, तो एक वो म्योनीज भी बनाती है। अब म्योनीज किसी की भी आप ले लीजिए, वो उसमें 20% ही फैट होता है, लेकिन विवा कंपनी क्या लिखती है, 80% फैट फ्री। अब जब दर्शक देखता है, पढ़ता है कि 80% फैट फ्री है इसकी म्योनीज, इसलिए उसको फटाफट उठाता है, जबकि किसी की भी म्योनीज 80% फैट फ्री है, लेकिन हर एक ने प्रचार नहीं किया, क्योंकि म्योनीज में होता ही 20% फैट है, वो उसी को उठाता है। ये प्रमोशन का तरीका है। साहित्य का अपना एक तरीका है, ये मार्केटिंग का आपका तरीका है। जब कॉमर्स के विद्यार्थी समझते हैं कि हम साहित्य क्यों पढ़े, हमें तो यही करना है, अपने ही प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, उसको बेचना है, मार्केटिंग उसकी तय करनी है। लेकिन साहित्य का उद्देश्य तो मार्केटिंग नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि पॉपुलर कल्चर में साहित्य भी एक प्रोडक्ट के रूप में बिका है और बिक रहा है। आज पॉपुलर कल्चर के युग में किस तरह से जो साहित्य बेचा जा सकता है, जहां एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उसको स्कोप मिलता है बाजार का, वहां उसको रखा जाता है, वहां उसको विद्रूप भी किया जाता है, वहां उसको अलग रूप भी दिया जाता है और उसको मार्केट में उतारा जाता है। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में साहित्य का उद्देश्य, जिसको आचार्य भरत मुनि ने भी कहा है, लोक मंगल रहा है, जिसको आगे जाके हिंदी के आचार्य शुक्ल ने भी प्रमोशन दिया है, प्रमोट किया है। हमारे बहुत बड़े क्रिटिक जो है, बहुत बड़े आलोचक है रामविलास शर्मा जी, उन्होंने भी उसी को ध्येय माना है साहित्य का। और इसी श्रेणी के रसवादी सभी आचार्यों ने लोक मंगल को साहित्य का मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय माना है। भामा कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साहित्य का उद्देश्य है। इन चारों की प्राप्ति साहित्य के माध्यम से होती है। रचना करते हैं आप, दूसरे को आनंद प्राप्त होता है, आप अपना धर्म ईमानदारी के साथ करते हैं, सत्व का उद्रेक करके आप करते हैं, तो आपके धर्म का आचरण होता है और उससे आपको अर्थ की भी प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, आपकी कामनाओं की पूर्णता मिलती है। जब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तृप्त हो जाती है, तो आपको मोक्ष ही मिल जाता है, मुक्ति मिल जाते हैं। दंडी भी इसी बात को कहते हैं। ज्ञान और यश साहित्य का उद्देश्य है। वामन कहते हैं कीर्ति और प्रीति साहित्य का उद्देश्य है। तो प्रीति यानी प्रेम, जो काम आप तलवार से नहीं कर सकते, वो काम आप कलम से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है, विश्व भर में बड़ी बड़ी क्रांतियां कलम से हुई है। थोड़े से लोग जुड़ते हैं, कलमकार एक साथ होते हैं, लेकिन उनका जोड़ने का तरीका प्रीति रहता है, इसीलिए वो कलम जो होती है वो कारगर सिद्ध हो पाती है, वो करामात दिखा पाती है। तो इस तरह से यश, संपत्ति, आनंद, मोक्ष, मुक्ति को, आत्माभिव्यक्ति को, डॉक्टर नगेंद्र ने भी आत्माभिव्यक्ति को, कविवर दिनकर ने भी आत्माभिव्यक्ति को माना है साहित्य का उद्देश्य। आचार्य शुक्ल का तो हम जानते हैं कि जीवन के मार्मिक पक्षों का उद्घाटन किया जाए, प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से भी हो तो भावों का प्रत्यक्षीकरण किया जाए, उनके साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्यपूर्ण स्थापन हो, सामंजस्यपूर्ण संतुलित स्थापन हो। आचार्य शुक्ल खुद लिखते हैं अपनी भूमिका में, जब वो चिंतामणि की भूमिका लिखते हैं कि कुछ अंतर प्रदेशों की मैंने यात्रा की है, शब्दशः मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन भाव यही है कि उन अंतर प्रदेशों में जहां जहां मेरी बुद्धि गई है वहां हृदय भी गया है, हृदय भी रमण करता है, बुद्धि जहां जहां जाती है। यानी बुद्धि और हृदय का संतुलित समन्वय है, तभी उनके ये निबंध जो होते हैं वो
मनोविकारवादी निबंध जो है, जो चिंतन प्रधान निबंध है, चिंतामणि के भाग 1, 2, 3 में जो संग्रहित है, जो विचारात्मक निबंध कहलाते हैं, जिन्हें विचार वीथी के नाम से सन 1930 में उन्होंने पहले पब्लिश किया था। उसके बाद 40 में चिंतामणि का पहला भाग और 48 में दूसरा और 70 में तीसरा भाग प्रकाशित हुआ। और किस तरह से उनके निबंध बुद्धि के साथ साथ हृदय को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब भाषा का भी एक सवाल उठता है साहित्य सृजन में, क्योंकि भाषा के आधार पर आप लोकप्रियता प्राप्त कर पाते हैं। हिंदी की कविताएं उतनी लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाती जितनी लोकप्रिय उर्दू के शेर हो जाते हैं? पहली बात तो ये कि वो छोटी बहर के होते हैं और बिल्कुल सहज भाषा में होते हैं। जहां देखेंगे आप उनका फारसीकरण या उनके फारसी का आग्रह ज्यादा होगा, जहां फारसी की पदावली अधिक होगी, वहां वो भी जनता के पकड़ से छिटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, फिर जनता में वो लोकप्रिय नहीं हो पाते। नजीर जैसा शायर जनता में खूब लोकप्रियता हासिल करता है क्योंकि उसकी भाषा सहज है, सरल है, लोक बोलचाल की भाषा है, लोकमन की भाषा है। और हिंदी में जो है, जहां आंचलिकता का मिश्रण होता है, थोड़ी सहजता रहती है, उस अंचल में उसकी लोकप्रियता भी होती है। हमने देखा जिन जिन कवियों ने स्थानीयता को वर्ण्य समझा और उसका खड़ी भाषा के साथ बहुत सुमधुर प्रयोग किया, जैसे नागार्जुन है, केदारनाथ है, इन सब ने प्रयोग किया। जैसे केदारनाथ की पंक्तियां हैं गीत की, कुछ मुझे याद आती हैं कि झरने लगी नीम की पत्ती, बढ़ने लगी उदासी मन की। तो बहुत सहज है, बहुत सरल है, जीवन से जुड़ी हुई है कि पत्तियों के झरने को मनुष्य देख रहा है, क्योंकि हमारी परंपरा में हर आंगन में एक पेड़ होता था, भले ही वो नीम का हो, आम का हो, किसी भी चीज का हो, अधिकांशतः नीम का ही पेड़ रखते थे। तो वो नीम के पेड़ से जीवन जुड़ा रहता था। जैसे प्रौढ़ावस्था आती है, एक उम्र आती है कि वो पत्तियां झड़ती हैं, वैसे ही मनुष्य भी, उसके बहुत सारे भाव, जो लोलुपता के भाव है, जो संग्रह के भाव है, जो वैमनस्य के भाव है, जो दुर्भावनाओं वाले भाव है, वो छूटने लगते हैं और उसका मन सहज प्रीतिमय होने लगता है, सहजता में रमने लगता है, उदार होने लगता है, तो वो भव्यता प्राप्त करता है। तो इसी अर्थ में कबीर की जब निंदा की गई कबीर के युग में, तो कबीर ने कहा था कि भाषा कोई बंधा बंधाया कुएं का जल नहीं है, वो तो बहता नीर है। तो वो तो अविरल रूप से निरंतर बहती हुई है, हवा की तरह होती है भाषा, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल की तरह होती है, जो हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे प्राणों को शीतलता देती है। धूप की तरह होती है, जहां हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। आकाश की तरह होती है, जिसे हम कितना ही भर लेना चाहते हैं अपने में, लेकिन भरने से हमेशा चूक जाते हैं, फिर भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। हमारी आती जाती सांस होती है भाषा। अगर हम उस भाषा को क्लिष्टता जैसे दोषों में बांध देंगे, कठिनता में बांध देंगे, जटिल बना देंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो जीवन से उतरे हुए शब्द हैं, जिन्हें जीवन ने परखा और पटरी से उतार दिया, साइड पे रख दिया, तो हम चूक जाएंगे और भाषा भी हमारी चूक जाएगी। हम में वैसे ही भाषा होती है जैसे हम में जीवन होता है, जैसे हमारी धमनियों में रक्त बहता है और वो हमें जीवन प्रदान करता है। साहित्य में ऐसे ही भाषा का होना तय होता है, जो भाषा साहित्य को जीवन प्रदान करती है। उर्दू का साहित्य हिंदी की अपेक्षा जो लोकप्रिय अधिक हुआ, उसकी लोकप्रियता का कारण यही भाषा की सहजता थी, यही जबान की सरलता थी, जो जबान पे चढ़ी हुई भाषा थी, उसी का प्रयोग था। और हिंदी ने क्योंकि अपनी एक विशिष्ट राह बनाई, जहाँ हिंदी भी ज्यादा संस्कृत मय हो गई, संस्कृत निष्ठ हो गई, वहाँ हिंदी भी चूक गई। हिंदी की परिनिष्ठित स्थिति को, उसके परिमार्जन को हम छायावादी कवियों में देखते, लेकिन छायावादी कवि बहुत ही सहज रूप में संप्रेष्य है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही
मुश्किल है उनका संप्रेषण या होता नहीं। तुम कौन और मैं क्या हूँ, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जल्दी रहे चिरचुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो। जयशंकर प्रसाद की ही लाइनें हैं जिनसे हम चुभने लगते। जहाँ सभ्यता और संस्कृति का द्योतन करना है, एक पूरी देव परंपरा को लेकर वो अवतरित होते हैं, वहाँ भाषा का स्वरूप भी निश्चित रूप में बदलेगा ही। इसलिए हम कामायनी की भाषा से अगर लहर की भाषा की तुलना करने लगे तो ये हमारी मूर्खता होगी, ये हमारी कम अकली होगी। हमने हमेशा उस भाषा को नकारा है जो भाषा कृत्रिमता को लेकर आगे बढ़ी है, और उस कविता को हमने हमेशा लोक मन में नहीं स्वीकार किया। जो कविता या तो अधिक पद हो जाने से या कम पद रह जाने से लयात्मकता से चूक जाती है, लयात्मक नहीं बन पाती, गीतात्मक नहीं बन पाती, तो वो कविता भी उतर जाती है। ऐसा नहीं, कुछ गद्य कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई लेकिन वो लोक मन में नहीं उतरी। पढ़े लिखे लोगों में तो उतर गई, लोक मन में नहीं उतरती। लोक मन में वही कवि उतर पाता है जो लोक मन की स्थितियों को लेकर चलता है, जो जीवन के विराटत्व को आत्मसात करता है और उसे जीवन के विराटत्व में अनुभूति की गहनता के साथ, अनुभूति की व्याप्ति के साथ चित्रित करता है। तो इसलिए क्लिष्टता वाला, कर्णकटुता वाला या अधिक पद दोष वाला या न्यून पद दोष वाला जो साहित्य है या काव्य है वो चूक जाता है, अधिक अलंकरण वाला चूक जाता है। जहाँ हमने देखा कि केशवदास जो बहुत विद्वान थे, हाँ, लेकिन वो चूक गए, उनकी रामचंद्रिका वैसी लोकप्रिय नहीं हो पाई जैसा कि तुलसीदास की रामचरितमानस हो पाई। उसका एकमात्र कारण ये नहीं है कि वो भाखा में लिखा गया काव्य है, यानी अवधि में लिखा गया काव्य है, ऐसा एकमात्र कारण नहीं है। वो कविता की सरसता भी है, कविता की लोक मन में पैच भी है, लोक मन की पकड़ भी है, लोक मन की गहनता भी है, लोक मन की व्याप्ति भी है। इसलिए जो काव्य हमें पूर्ण मनुष्य बनाता है, जो साहित्य हमें मनुष्यता की ओर उन्मुख करता है, हमारे हृदय को विस्तृत करता है, हमें आकाश धर्मी चेतना से युक्त करता है, वही साहित्य श्रेयस्कर हो पाता है। और वही साहित्य मेरे हिसाब से साहित्य कहने के योग्य भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी, अभी आपने भामा के द्वारा बताए गए साहित्य के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए आपने बताया था कि साहित्य का एक उद्देश्य अर्थ का उपार्जन भी है। यदि हम वर्तमान समय में देखें तो पॉपुलर कल्चर को आकर्षित करने के लिए कई सारे ऐसे लेखक हैं जो इसी तरह के साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए हैं जो उस तरह के पॉपुलर कल्चर को आकर्षित करे। तो ऐसी स्थिति में आगे की राह मैं जानना चाहूँगा कि क्या है कि किस तरीके से, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि साहित्य का काम समाज को सुसंस्कृत करना है, तो ऐसी स्थिति में क्या इस तरह के साहित्य जो पाठकों को ही ध्यान में रख के लिखा जा रहा है, खास करके पॉपुलर कल्चर को ध्यान में रख के लिखा जा रहा है, तो क्या वह जनमानस के चेतना को समृद्ध कर पाएगा? देखो, कोई भी कला एक दर्शन से जुड़ी होती है और वो दर्शन अपने समय में प्रासंगिक या अप्रासंगिक होता है। तो निश्चित तौर पर आज बाजारवाद का युग है, बाजारवादी युग है और बाजारवाद हम पर हावी है, इसलिए अर्थ भी हम पर हावी है। हमने पैसे को सब कुछ मान लिया है, मनुष्यता उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसका दर्शन है अधिक से अधिक कमाना, अधिक से अधिक उड़ाना। तो इस दर्शन से वो प्रभावित जो कुछ भी लिख रहे हैं, कैसे अर्जित किया जाए उस भोगवाद को जो बाजार में बिके भी और जो मन को जचे भी। तो इन दोनों बातों की पूर्ति के लिए जो सब कुछ लिखा जा रहा है उसे आज का साहित्य कह सकते हैं, क्योंकि वो युग की प्रवृत्ति है। उसको ऐसे एकदम खारिज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमारी परंपरा में भी दर्शन से जुड़ाव था, लेकिन हमारी परंपरा में आचार्य भरत मुनि की जो रस का जो सिद्धांत है उसके बहुत प्रमुख व्याख्याकार हुए, सभी एक दर्शन से जुड़े हुए थे। भट्टलोलट
जिन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, है ना, उत्तर मीमांसा से जुड़े हुए थे वो, उनका दर्शन था उत्तर मीमांसा। जो दूसरे व्याख्याकार थे शंकुक, है ना, शंकुक ने अनुमितिवाद को चित्र तुरंग न्याय, तो न्याय दर्शन से वो जुड़े हुए थे। तीसरे जो व्याख्याकार थे, क्योंकि न्याय में अनुमान का बहुत विशिष्ट महत्व होता है ना, इसलिए अनुमान से वो जुड़े हुए थे जीवन की श्रेयस को प्राप्त करने के लिए। भट्टनायक जो थे भुक्तिवाद भोगवाद के प्रणेता, साधारणीकरण जिन्होंने हमें दिया वो सांख्य दर्शन से जुड़े हुए थे। तो सेश्वर सांख्यवाद से या निरीश्वर सांख्यवाद से जुड़ाव हमें लोगों का मिलता है कि कौन सा सांख्य है। इसी प्रकार अभिनव गुप्त शैव दर्शन से जुड़े हुए हैं, अभिव्यक्तिवाद है उनका। तो आज का जो साहित्य लिखा जा रहा है वो भी अर्थोपार्जन के अपने दर्शन से जुड़ा हुआ है। येन केन प्रकारेण अर्थ का उपार्जन होना चाहिए, दो ही चीजें लोगों की रह गई है, जहां पैसा वैल्यूएबल है और सेक्स। तो साहित्य भी केंद्रित हो गया इन्हीं दो चीजों के। आप देखिए कि आधुनिक काल का जैसे प्रारंभ होता है, सारी चीजें पूरे परिवेश को सिमटकर स्त्री पुरुष संबंधों पर केंद्रित हो जाती है, और स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर जो पूरा साहित्य सामने आता है, इतने उपन्यास, इतनी कहानियां, कविताएं, लेकिन कौन सी स्त्री और पुरुष है वो? मध्य वर्गीय स्त्री और पुरुष है वो। निम्न वर्गीय स्त्री पुरुष वहां से गायब है, या बहुत उच्च वर्गीय वहां से गायब है। एक वर्ग का पूरा चित्रण है, और फिर उसकी अपनी आधी अधूरी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं। तो ये हमारी परंपरा में इस आधे अधूरेपन को साहित्य नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी ये आज का साहित्य है, वर्तमान का साहित्य है। इसके मानक भी वर्तमान की होने चाहिए। इसको साहित्य ठहराया जाए या नहीं ठहराया जाए, इसकी कंपैरिजन के लिए, इसके क्रिटिसिज्म के लिए भी हमें आज के औजारों का इस्तेमाल करना होगा, ये तो तय है। और इसके आज के जब हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को आज भी हम जनता के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो ये साहित्य जनता के लिए तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो नीतियां छद्मवेशधारी राजनीति से, शासन से आती हैं, वो भी छद्मवेशधारी है, वो भी नीतियां जनता के नाम पर बनती हैं, लेकिन जनता के लिए वास्तविकता में तो नहीं होती है। जनता को किस तरह से मोहक रूप दिखाया जाए और किस तरह से उनसे लिया जाए, उनसे कर वसूला जाए, किस तरह से अधिक जनता उस दायरे में आ जाए कि उससे उगाही संभव हो सके। विश्व भर की नीतियां ऐसी ही हैं। तो इन बातों को समझना होगा और अपने समय के औजारों के साथ ही आज के समय के साहित्य की समीक्षा हमें करनी होगी। आज के समय के साहित्य को हमें जांचना, परखना और समझना होगा। आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम अपनी आचार्य को आज के संवाद के लिए समय देने के लिए एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। आप सभी दर्शकों को यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप अपनी जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में लिखें। उन जिज्ञासाओं के साथ, नए विषय के साथ हम शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। आप सभी का भी हृदय से धन्यवाद और आभार।